नमस्कार, आप देख रहे हैं JT24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लाओस में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। 21वीं सदी इंडिया और आसियान के देशों की, पीएम मोदी बोले। ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आसियान समिट में आज शामिल होंगे जिनपिंग, बड़ा सवाल। लाओस में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। 21वीं सदी इंडिया और आसियान के देशों की है। ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आसियान समिट में आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। लाओस में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। 21वीं सदी इंडिया और आसियान के देशों की है। ईस्ट इंडिया समिट में आज हिस्सा भी लेंगे। आसियान समिट में आज शामिल होंगे जिनपिंग, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा बयान। लाओस में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, 21वीं सदी इंडिया और आसियान के देशों की सदी है। ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनाएंगे। ये लाओस में प्रधानमंत्री मोदी, बौद्ध भिक्षुओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जापान के पीएम इशिबा से भी मुलाकात की पीएम मोदी ने। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन से भी मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय मुलाकातें दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ। म्यांमार चीन के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लाओस की रामायण भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखी है। कंबोडिया की रामायण अलग है, लाओस की जो रामायण है वो थोड़ी सी अलग है। तो भारत के सिवा कई दूसरे देशों में भी रामायण, दशहरा, रामलीला का आयोजन किया जाता है। ये जानकर खुशी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्टे में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है।
आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। मोदी ने वहां पर जो रामायण थी लाओस की उसको भी देखा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, जय हिंद, थैंक यू समय देने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी सर, प्रधानमंत्री मोदी आसियान के दौरे पर हैं, आसियान समिट में हिस्सा भी ले रहे हैं और आज ऐसी खबरें भी हैं कि शी जिनपिंग भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। आसियान की क्या वैल्यू है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में आसियान देशों को संबोधित किया, साफ तौर पे कहा कि आने वाला वक्त भारत और आसियान के देशों का है, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश की है सर? देखिए, आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसमें शामिल है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, म्यांमार एटसेट्रा। नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत रही है कि जब भी किसी ऐसे संगठन में जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आते ही सबसे पहले कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया और आसियान की है। फिर उनकी दूसरी एक स्पेशलिटी है कि वो इनिशिएटिव लेते हैं। उन्होंने इस मीटिंग में कई फंड्स को स्थापित करने की बात कही, जैसे डिजिटल फंड, जैसे डिजास्टर रेजिलियंस फंड, जैसे हरित यानी कि हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन एनर्जी फंड, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड। तो ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया। एक उनकी तीसरी खासियत ये भी है कि वो जब किसी प्रपोजल को देते हैं तो उसमें ये भी जिक्र करते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यानी उन्होंने जब इन 3 फंड को स्थापित करने के लिए बात कही तो उन्होंने कहा कि भारत इसमें सहयोग करेगा और करीब 25 अरब यानी कि 2500 करोड़ रुपए इन फंड्स में अलग अलग भी देगा। यानी कि एक शुरुआत में उन्होंने ये बता दिया कि इस समय जब दुनिया के अंदर संघर्ष चल रहे हैं, अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं, ऐसे में हम दोस्ती की, हम संवाद की और हम सहयोग की बात कर रहे हैं। अब इतना कहने के बाद उन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया। 10 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ 2-3 खास बातें हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। उन्होंने एक वीमेन सेंट्रिक एनक्लेव बनाने का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो आसियान देश हैं, इनसे जो स्कॉलर्स हिंदुस्तान में आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनकी स्कॉलरशिप को 2 गुना किया जाएगा, यानी कि नंबर उसका 2 गुना किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की। अब ये जो उनसे मुलाकात है, उनसे मुलाकात प्लस आसियान में इसका जिक्र करना, इसको समझिए। उन्होंने कहा कि जो मैरीटाइम कॉमर्स है वो फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। मींस इट इज ए इनडायरेक्ट इंडिकेशन टुवर्ड्स चाइना। और जापान से
उन्होंने अपनी जो नॉर्मल बातें होती हैं डिफेंस के बारे में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में और खास तौर पे क्वेड के बारे में, और चूंकि नए प्राइम मिनिस्टर है तो उनके साथ भी उन्होंने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश की। और भी उन्होंने कई सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं जो उस 10 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूडेड है। जी, फायदा होगा, आसियान को फायदा होगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की एक और, अमेरिकी तेल शिप पर हुतियों का हमला, हुती के ड्रोन फोर्स ने हमले को अंजाम दिया। इजराइल पर नाकेबंदी जारी रखने का भी ऐलान हुती ने किया। लाल सागर में लगातार हमले कर रहा हुती। बड़ी खबर, अमेरिकी तेल शिप पर हुतियों का हमला, हुती की ड्रोन फोर्स ने हमले को अंजाम दिया। इजराइल पर नाकेबंदी जारी रखने का हुती ने ऐलान किया। लाल सागर में लगातार हमले कर रहा हुती। सीधा जाने माने एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी सर के पास हम चलेंगे। कर्नल टीपी त्यागी सर, हुती पर क्या कार्रवाई का वक्त आ चुका है? जिस प्रकार से लाल सागर में लगातार वो ब्रिटेन के हों, भारत के हों या अमेरिका के हों, किसी भी देश के हों, तमाम ऑयल शिप को निशाना बना रहा है, लेकिन तमाम पावर्स है वो यमन पे कार्रवाई करने से फिलहाल बचती नजर आ रही है। इसके पीछे का क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए, हुती, पहली बात तो ये कि यमन में बैठ के ईरान के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जो कमांडर हैं वो निर्देशित करते हैं कि किस शिप के ऊपर हमला करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ईरान के हथियार तो हुती को मिल ही रहे हैं, उसको रशिया से भी हथियार मिल रहे हैं। और हुती के बारे में एक दो बात ये भी कहनी पड़ेगी, और जो सच है कि उन्होंने जो आइजनहावर जो एयरक्राफ्ट कैरियर था अमेरिका का, जब वो लाल सागर में था तो उसके ऊपर अटैक किया। और अटैक करने से पहले उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, कहने लगे दुनिया में कोई हथियार ऐसा नहीं है जो अल्टीमेट हो। हुती ने कहा था कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो चाहे जितने शक्तिशाली हो, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो कमजोर हो जाते हैं, और उस मोमेंट का हुती ने पता किया और बोले वो मोमेंट होता है जब एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल दागते हैं, जब वो मिसाइल लॉन्च करते हैं वो टाइम वो कमजोर होता है, लिहाजा उस टाइम उस पर मिसाइल दागी जाए। और आइजनहावर के ऊपर उसने अटैक भी किया था। ये खबर ज्यादातर दुनिया में नहीं दिखाई गई और आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से ले जाके सऊदी अरेबिया के पोर्ट पे ले जाया गया जो क्षतिग्रस्त हुआ था। ऐसे ही अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसको ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली IRS यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस के अंदर माहिर और अटैक करने में माहिर, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 11 रीपर ड्रोन हुती उनके डुबा चुका है। यानी कि हुती के पास कुछ कैपेबिलिटी तो है। अब हुती के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार नहीं, कम से कम आधी दर्जन बार अटैक किया है। और तो और इजराइल ने भी अपने शिप्स भेज, अपने एयरक्राफ्ट भेज के, जिनको रास्ते में रिफ्यूल किया गया जाते टाइम भी और आते टाइम भी, और अटैक करके ये दिखाया कि यमन और हुती भी हमसे दूर नहीं है। मगर इसके बावजूद भी हुती आज की तारीख में भी एक्टिव है और रेड सी में उसने अमेरिका के ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया है। इट मींस इट रिक्वायर्स ए डीप सर्जरी, इट रिक्वायर्स ए डीप सर्जरी, ए कलेक्टिव सर्जरी। ओके, ऐसा वक्त भी आएगा सर, क्योंकि 2H निशाने पे आ चुके हैं, तीसरे का भी नंबर आएगा। मैं लौट कर आता हूं आपके पास, एक बड़ी खबर, उसके बाद टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका से टकराया खतरनाक तूफान मिल्टन। मिल्टन है सदी का सबसे खतरनाक तूफान। अमेरिका में 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश, बाढ़ की चपेट में 20 लाख अमेरिकी नागरिक। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से टकराया मिल्टन तूफान। तस्वीरें देखिए, ये तूफान काफी भयंकर तूफान, मिल्टन तूफान, जिसका अमेरिका में काफी ज्यादा असर देखने को मिला है।
माना जा रहा है। प्ले करिएगा। तो जमकर तबाही बड़ी खबर एक और दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इजराइल ने 2 दिन बाद बेरूत पे किया हमला। आईडीएफ के हमले में लेबनान में 22 लोगों की मौत। हमले में 117 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ईरान के खिलाफ इजराइल ने बनाया महाप्लान। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने 2 दिन बाद बेरूत पर किया हमला। इजराइल ने 2 दिन बाद बेरूत पर किया हमला। आईडीएफ के हमले में लेबनान में 22 लोगों की मौत। हमले में 117 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ईरान के खिलाफ इजराइल ने बनाया महाप्लान। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार क्लिक कर दीजिए। ईरान पर पलटवार की तैयारी। नेतन्याहू ने बाइडेन से की बात। 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू की कैबिनेट लेगी फैसला। ईरान पर कैसे हमला करना है, यह फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, ऐसा जवाब देंगे ईरान, याद रखेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस से मिले ईरान के विदेश मंत्री। हम कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा थी कि ईरान का जवाब इजराइल जरूर देगा। उसके बाद खबरें ऐसी आई कि अमेरिका थोड़ा सा नाराज है, इसलिए नेतन्याहू रुके हुए हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और बाइडेन की मुलाकात हो, बातचीत आपस में हो चुकी है और एक बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। कैसे देखेंगे सर, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, 50 दिन तक इंतजार करने के बाद या चुप रहने के बाद अमेरिका ने इजराइल के प्रेसिडेंट से बात की और वो बात छोटी मोटी नहीं, करीब आधा घंटा हुई। तो यहीं से एक बात तो समझ में आ गई कि अमेरिका ने एक खुला हैंड दे दिया इजराइल को कि यस यू गो अहेड एंड टेक एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो एक बात तो तय है कि इजराइल विल अटैक ईरान एट ए टाइम एंड प्लेस एंड मेथड ऑफ हिज ओन चूजिंग। दिस इज वन थिंग। लेकिन एक चीज ये समझिए, अमेरिका ने पैसे की तरह पानी की तरह पैसे को बहाया और करीब 22 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को दिए। मगर ये हथियार से क्या कर सका इजराइल? एयर बम्बार्डमेंट कर सका और जो और हथियार थे वो कर सका, एयर डिफेंस डेवलप कर सका। ग्राउंड के ऊपर अमेरिका की सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं है। और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमर तोड़े बगैर बीच में ईरान के साथ इन्वॉल्व होना शायद ये कारण है कि इजराइल थोड़ा सोच रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लिटानी रिवर के आगे करीब 80 किलोमीटर के एरिया में जो सुरंगें बनाई हुई हैं वो इतनी चौड़ी है हमास के मुकाबले कि उनमें पूरा एक ट्रक जा सकता है। और जो उसके शॉर्ट रेंज वेपन थे वो तो बाहर से तबाह हो गए, लेकिन उसके लॉन्ग रेंज वेपन जो हैं वो उन सुरंगों के अंदर है। और वहां पे उसने ऐसे शाफ्ट बना रखे हैं कि कुछ हमलों के लिए उसे सुरंगों से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि और वो इस किस्म के अटैक अभी भी जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये कि हिजबुल्लाह को हेडलेस कर दिया, कम्युनिकेशन लेस कर दिया, कमांड हेडक्वार्टर लेस कर दिया, लेकिन अभी भी उसके जो रैंक एंड फाइल है वो काफी हद तक इंटैक्ट है। तो इजराइल में हैव टू वेट till they neutralize the Hezbollah and Houthi and then they go for Iran. ओके, पहले ट्रिपल एच का काम तमाम, उसके बाद फिर वो ईरान की तरफ जाएगा। मैं लौट कर आता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की एक और आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस चीन के बढ़ते सैन्य अभ्यास बने टेंशन। पनडुब्बी रोधी
सैन्य अभ्यास पर दोनों देशों का ज्यादा फोकस। नेटो देशों के खिलाफ एक साथ आए चीन और रूस। चीन रूस की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए भी अलर्ट पैदा कर रही है। रूस चीन के बढ़ते सैन्य अभ्यासों से दुनिया टेंशन में है। पनडुब्बी रोधी सैन्य अभ्यास पर दोनों देशों का ज्यादा फोकस है। नेटो देशों के खिलाफ एक साथ आए चीन और रूस। चीन रूस की बढ़ती दोस्ती, हर साल कई सैन्य अभ्यास, जल थल जमीन पर अभ्यास। जापान अमेरिका जो है दोनों देशों के निशाने पर। भारत को लेकिन अलर्ट रहना होगा। रूस चीन भी जाएगा आने वाले वक्त में, ये अब हमें समझना होगा। पाक रूस की बढ़ती दोस्ती भी भारत के लिए एक टेंशन हो सकती है आने वाले वक्त में। लेकिन हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल टीपी त्यागी सर, हाल ही में हमने देखा है चीन और रूस की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। इस बीच दोनों के कई सैन्य अभ्यास एक साथ में हो रहे हैं। अब आप इनको कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों के लगातार अभ्यास हो रहे हैं, नेटो के लिए तो टेंशन है ही, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत को भी सजग रहने की जरूरत है। देखिए, रूस और चीन ये दोनों जापान सागर में और पैसिफिक में और तो और अटलांटिक में, यानी कि ये साझा अभ्यास कर रहे हैं। और जो इनकी वार एक्सरसाइज है अभी हाल में, वो एंटी सबमरीन है। अब सवाल ये उठता है कि रूस और चीन के इस अभ्यास से भारत को सतर्क रहना चाहिए। मगर ये समझिए कि जब रशिया के प्रेसिडेंट चाइना गए थे, तो बाद में जो कॉमन स्टेटमेंट आया था उसमें ये था कि हम दोनों की अनलिमिटेड फ्रेंडशिप तो है ही, इसके अलावा वी आर स्टार्टिंग ए पार्टनरशिप फॉर न्यू इरा। ए पार्टनरशिप फॉर न्यू इरा, इसका मतलब क्या होता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हेल विद डॉलर एंड हेल विद अमेरिका। और हेल विद डॉलर एंड हेल विद अमेरिका की एक्सरसाइज में रूस और चाइना कैन नॉट मूव अहेड विदाउट इंडिया। हेंस आई थिंक इट इज अनलाइकली। लेकिन जैसे आपने कहा कि भारत को सावधान तो रहना ही चाहिए, इसलिए हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भारत में असेंबल कराने के लिए हाल ही में करार किया है। एंड वी आर टेकिंग प्रिकॉशन। जैसे कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। एक जगह नहीं, 10 जगह से इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो फिर उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की प्रथम पंक्ति में भारत का आना एक चिल्लाती हुई आवश्यकता बन जाएगी, रशिया के लिए भी और चीन के लिए भी। ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद टीपी त्यागी सर के पास हम चलेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका से जल्द भारत आएंगे MQ-9 रिपर ड्रोन। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिका से खरीद रहा है 31 MQ-9 ड्रोन। चीन पाक की हरकतों पर नजर रखना आसान होगा। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। MQ-9 ड्रोन की खासियत और चुनौतियां। अमेरिका इसे हंटर किलर यूएवी कहता है। ये एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है। हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें इसके अंदर लगी हैं। नेक्स्ट, सर्विलांस, जासूसी, सूचना और हमला करने में सक्षम है। MQ-9 की रेंज 1900 किलोमीटर है। 1700 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, MQ-9 ड्रोन की गति 482 किलोमीटर पर आवर। MQ-9 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है, लेकिन हुती ने पिछले चंद सालों में 11 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जिसपे कर्नल टीपी त्यागी सर बात कर चुके हैं। लेकिन अब कर्नल टीपी त्यागी सर छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वक्त का अभाव है। भारत भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहा है सर। MQ-9 ड्रोन, अब खबरें आ रही है कि बाकायदा बजट अलाउट कर दिया गया है और आने वाले वक्त में 31 ड्रोन भारत खरीदेगा। हुती अगर मार गिरा सकता है तो हमारे सामने तो पाकिस्तान और चीन की चुनौती है सर।
LAC के ऊपर जब लद्दाख में तनातनी हुई थी उस समय आवश्यकता पड़ी थी कि हमारे पास एक ऐसा ड्रोन होना चाहिए जो हमें इंटेलिजेंस दे सके, रिकॉनाइसेंस दे सके, सर्विलेंस दे सके और अटैक कैपेबिलिटी भी हो। तो MQ-9 की रिक्वायरमेंट उस समय सामने आई। हमने 2 MQ-9 ऑन लोन लिए भी, अब हम 31 ले रहे हैं और इसमें भी 2 वैरायटी के हैं। एक तो सी गार्जियन है और एक स्काई गार्जियन है, यानी कि एयरफोर्स के लिए, और नीचे वाले हमें नेवी और आर्मी के लिए, करीब करीब आधे आधे, कुल मिला के 31। अब ये जो ड्रोन है इसकी एंड्योरेंस बहुत है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि करीब 36 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पे अटैक भी कर सकता है। दोनों जगह, पाकिस्तान और चाइना दोनों में हमारे लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन हम ये कह के खुश नहीं हो सकते कि MQ-9 का मतलब कि हमने अनआर्म्ड एयर व्हीकल्स के अंदर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, क्योंकि MQ-9 को हमने गिरते हुए देखा है रेड सी में भी और मेडिटेरियन सी में भी। तो ये आने वाले वक्त में एक अच्छी पहल है, लेकिन चिंताएं लगातार भारत सरकार की और भारतीय सेनाओं की बनी रहेंगी, क्योंकि हमें इंतजार अपने तपस का है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, आप आए और तमाम पहलुओं पर आपने बात की सर, शुक्रिया इसके लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।